आज की क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए पार्ट 2 बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की पुस्तक के प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है ब्रिटेन का संविधान, उसके अंतर्गत दूसरा अध्याय है हमारा ब्रिटिश संविधान में अभिसमय। आज हम अभिसमय के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिसमय क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख जो अभिसमय और जो कानून है उसमें अंतर क्या है, अभिसमयों के पालन के क्या कारण है, इन सारी बातों के ऊपर आज की क्लास में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिसमय का अर्थ, यानी अभिसमय कहते किसे हैं, अभिसमय क्या है। तो शुरू करते हैं। समय के साथ साथ ब्रिटेन के संविधान में ऐसी वैधानिक परंपराएं विकसित हुई हैं जो संसदीय कानूनों या न्यायालयों द्वारा स्वीकृत नहीं है, फिर भी सहर्ष उनका पालन किया जाता है। इन्हें ही अभिसमय कहा जाता है। अब देखो, अभिसमय का जो अर्थ है वो क्या है कि समय के साथ साथ, यानी ब्रिटेन के संविधान में ऐसी वैधानिक परंपराएं विकसित हुई हैं जो संसदीय कानूनों या न्यायालयों द्वारा स्वीकृत नहीं है। यानी ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत ऐसी परंपराएं, ऐसी प्रथाएं विकसित हुई हैं जो जिनका लोग पालन तो करते हैं, लेकिन संसद के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, न्यायालयों के द्वारा उसको स्वीकृति नहीं है, फिर भी लोग उन जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उनका लोग पालन करते हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत अभिसमय कहा जाता है। तो इसका मतलब है अभिसमय एक तरह से ऐसी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं जिनका लोग पालन तो करते हैं, लेकिन ब्रिटेन के संविधान के द्वारा उनको मान्यता प्राप्त नहीं है, ब्रिटेन के जो न्यायालय हैं उनके द्वारा उनको मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको ही कहा जाता है अभिसमय। वस्तुतः ब्रिटिश संविधान का वह अलिखित भाग है, किंतु संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो अभिसमय है ब्रिटेन के अंतर्गत, इनका संविधान के अंतर्गत कोई लिखित नहीं है, संविधान में कहीं लिखित नहीं है, फिर भी ये संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, वो इन अभिसमयों को का पालन करती है, इनको मानती है, इनकी एक तरह से वो पूजा करती है। तो अभिसमय है ये ब्रिटेन के लोगों द्वारा इनका पालन किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान और न्यायालयों के अंतर्गत इनको कहीं मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये तो है अभिसमय का अर्थ। यानी अभिसमय एक ऐसी प्रथाएं और परंपराएं हैं जिनको संसदीय कानूनों या न्यायालयों के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी लोग उनका सहर्ष से पालन करते हैं, इन्हें ही अभिसमय कहते हैं। अब ये जो अभिसमय है, इसके बारे में डायसी सर्वप्रथम एक ऐसा विद्वान था जिसने संविधान में अभिसमय शब्द को लोकप्रिय बनाया। वास्तव में अभिसमय इंग्लैंड के संविधान का प्राण है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के संविधान का जो अलिखित भाग है उसके अंतर्गत आता है अभिसमय। यानी अभिसमय कहीं भी संविधान में लिखित में नहीं है, फिर भी लोग इनका पालन करते हैं। इसका मतलब ये संविधान के प्राण है। और इसके जो सर्वप्रथम जो इस अभिसमय को लोकप्रिय बनाया, तो वो बनाने में है डायसी। यानी डायसी एक ऐसा विद्वान था जिसने सर्वप्रथम संविधान में अभिसमय शब्द उसको लोकप्रिय बनाया था। तो विद्यार्थियों, यह है अभिसमय का अर्थ। अब हम आगे पढ़ते हैं अभिसमय की विशेषताएं। अभिसमय की विशेषताएं पढ़ने के साथ ही हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि अभिसमय वास्तव में होते क्या है। अब देखो, अभिसमय की विशेषता में पहली है कि ये लिखित नहीं होते, यह विकास का परिणाम होती है, इन्हें परिस्थितियां जन्म देती हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो अभिसमय है यह संविधान में कहीं लिखित नहीं है। ब्रिटिश जो संविधान है उसका यह अलिखित भाग होता है और संसद के द्वारा इनका कहीं कोई जन्म नहीं होता है, यह विकास का परिणाम होती है। समाज के अंतर्गत मान लीजिए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिसके कारण, उन परिस्थितियों के कारण ऐसा एक तरह से एक नया कानून बन गया जिसका लोग पालन करने लग जाते हैं। तो यह लिखित नहीं होता, विकास का परिणाम होती है, इन्हें परिस्थितियां जन्म देती है। दूसरी बात है, यह कानून से भिन्न नैतिक नियम होते हैं। यानी ये जो अभिसमय है यह कानून से भिन्न होते हैं, नैतिक नियम होते हैं। मतलब है एक तरह से ये सदाचार के नियम होते हैं जिनको पालन करना लोग अपना कर्तव्य मानते हैं। यानी परंपराओं का निर्माण संसद अपने कानूनी शक्ति के द्वारा नहीं करती है, अतः परंपराएं कानून से भिन्न है और उनके पीछे कानून की कोई शक्ति भी नहीं होती है। तो
ये अभिसमय है, ये कानून से भिन्न होते हैं। कानून से भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक तरह से नैतिकता या सदाचार के नियम होते हैं और अच्छी बातों का समावेश होने के कारण लोग अभिसमयों का पालन करते हैं, इसलिए कानून से भिन्न ये नैतिक ही नियम होते हैं। तीसरी बात है, ये इन्हें न्यायालयों में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो देखो विद्यार्थियों, ये एक तरह से परंपराएं हैं, कानून से भिन्न होती है, इनके पीछे कानून की कोई शक्ति नहीं होती है, इसलिए कानून की इनके पीछे शक्ति नहीं होने के कारण न्यायालयों में इनको स्वीकार भी नहीं किया जाता है। चौथी विशेषता है, अभिसमय का निर्माण राजनीतिक प्रथाओं एवं समझौतों के आधार पर होता है। यानी ब्रिटेन के अंतर्गत जो भी नई बातें आती है और वो जो नई बातें हैं वो प्रथाओं का रूप ही ले लेती है। तो अभिसमय का निर्माण है वो कोई कानूनी नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक प्रथाओं के आधार पर इनका निर्माण होता है। और पांचवी है, संवैधानिक की पवित्रता का गुण। यानी ये जो अभिसमय है इसमें संवैधानिक पवित्रता का गुण पाया जाता है। यानी जो ब्रिटिश जो जनता है, जो ब्रिटेन के जो लोग हैं, वो इन अभिसमयों को एक संविधान में ही स्थान दे करके हालांकि ये लिखित में नहीं होते हैं, लेकिन वो इसका एक संविधान का ही हिस्सा मान करके, इनको पवित्र मान करके, इनको अच्छी बातों का एक समावेश मान करके लोग है वो इनका पालन करते हैं। तो यह है अभिसमय की प्रमुख विशेषताएं। हमने अभिसमय का अर्थ देख लिया, अभिसमय की विशेषता देख लिया। ये 5 प्रमुख विशेषताएं जो हमने अभी पढ़ी हैं। अब हम आगे आते हैं। अब देखो बात ये आती है कि अभिसमय और कानून में अंतर क्या है। यानी अब हम अभिसमय और कानून दोनों में तुलना करते हैं कि अभिसमय वास्तव में क्या है और कानून क्या है। यानी अभिसमय और कानून दोनों में प्रमुख रूप से अंतर क्या है। सबसे पहले आती है निर्माण पद्धति में अंतर। अब देखो, यानी निर्माण कौन करता है, अभिसमय का निर्माण कौन करता है और कानून का निर्माण कौन करता है। तो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, किंतु अभिसमय का निर्माण लंबी विकास प्रक्रिया द्वारा होता है। जब इस शासन के क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार का व्यवहार उपयोगी सिद्ध होता है तो पूर्व उदाहरण के रूप में उसे अपनाने की प्रथा एवं परंपरा का जन्म लेती है, और कालांतर में यही जो प्रथा है, ये जो परंपरा है वो अभिसमय कहलाती है। तो देखो सीधी सी बात है, कानून का निर्माण तो संसद करती है, लेकिन अभिसमय है उसका निर्माण कोई नहीं करता है। यह तो एक या लंबी विकास प्रक्रिया के द्वारा समाज के अंतर्गत एक ऐसी परंपरा या प्रथा के रूप में पनप जाती है जिसका लोग पालन करना अपना कर्तव्य मानते हैं, और वही जो प्रथा या परंपरा है वो अभिसमय बन जाती है। तो ये तो है निर्माण की दृष्टि से अंतर। फिर दूसरा देखो, बाह्य रूप में अंतर। यदि हम बाहरी दृष्टि से देखें तो कानून और अभिसमय में क्या अंतर है। तो बाह्य रूप में अंतर ये है कि कानून है वो सदैव लिखित रूप में होते हैं, जबकि अभिसमय वो सदैव अलिखित रूप में होते हैं। यदि हम बाहरी दृष्टि से देखें तो कानून है वो लिखित रूप में होते हैं, अभिसमय है वो अलिखित रूप में होते हैं। तीसरा है विद्यार्थियों, स्पष्टता और सुनिश्चितता संबंधी अंतर। देखो, स्पष्टता और सुनिश्चितता संबंधी दोनों में अंतर यह है कि कानून लिखित होने के कारण पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं। यानी कानून है वो तो क्या होते हैं, स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लिखित में होते हैं। और अभिसमय है यह विकसित, या हम कह सकते हैं कि अनिर्मित या अलिखित होने के कारण कानून की तुलना में कम स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं। तो कानून है वो स्पष्ट होते हैं और अभिसमय है वो कानून की तुलना में कम स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं। अगला है विद्यार्थियों, संशोधन की पद्धति में अंतर। अब देखो, संशोधन की पद्धति में दोनों में क्या अंतर है कानून और अभिसमय में। कानून है वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं और संसद ही उसमें परिवर्तन कर सकती है, किंतु अभिसमयों का निर्माण विकास की प्रक्रिया द्वारा होता है, और इसलिए उनमें संशोधन अथवा परिवर्तन भी समय के साथ विकास की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा ही होता है। यदि अभिसमय के अंतर्गत मान लीजिए कि ऐसी कोई परंपरा है, प्रथा है जो पुराने समय से चली आ रही है, यदि जनता यह समझती है कि भाई उसमें थोड़ा सा और सुधार होना चाहिए, तो क्रमिक विकास यानी समय के अनुसार उसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन कानून है उसमें जो बदलाव संसद के द्वारा होता है, और संसद है वो उसमें जैसा चाहे अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अभिसमय में संसद वो परिवर्तन नहीं कर सकती। उसमें तो यदि कोई थोड़ी बहुत अशुद्धि है, कोई कमी है, तो समय के अनुसार उसमें अपने आप ही बदलाव हो जाता है। तो ये है दोनों में संशोधन की पद्धति में अंतर। तो संशोधन की पद्धति में अंतर यह है कि कानून है वो संसद द्वारा बनाए जाते हैं, उनमें परिवर्तन संसद कर सकती है, किंतु अभिसमय है उसका निर्माण विकास की प्रक्रिया द्वारा होता है, अतः उसमें संशोधन भी
विकास के क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। अब है देखो पालना की दृष्टि से अंतर, यानी अभिसमय और कानून दोनों की पालना की दृष्टि से क्या अंतर है। तो कानूनों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है, अतः किसी भी व्यक्ति के द्वारा कानून के उल्लंघन करने पर उसे न्यायपालिका द्वारा सजा दी जाती है। इस प्रकार कानून की पालना के पीछे दंड का भय मौजूद रहता है, अतः हम कह सकते हैं कि जो कानून है उसका पालन अनिवार्य होता है। तो देखो पालना की दृष्टि से अंतर यह है कि जो कानून है उनको न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है, यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका द्वारा उसे सजा दी जाती है, और इस प्रकार कानून की पालना करना अनिवार्य है, और यदि कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। लेकिन अभिसमय के उल्लंघन होने पर न्यायपालिका द्वारा उसे दंडित नहीं किया जाता है, यानी अभिसमय का उल्लंघन करने पर दंडित नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः अभिसमयों के पीछे समाज की राजनीतिक और नैतिक शक्ति रहती है, जिसके कारण लोग उसका पालन करते हैं। तो पालना की दृष्टि से अंतर यह है दोनों में कि कानून का पालन अनिवार्य है, लेकिन अभिसमयों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। अभिसमयों का पालन लोग इसीलिए करते हैं ताकि उसके पीछे यानी क्या है, एक नैतिक शक्ति है, उसके पीछे वो मानते हैं कि अच्छी बातों का समावेश है, इसलिए लोग उसका पालन करते हैं। तो ये है अभिसमय और कानून दोनों में अंतर। अब आगे आता है विद्यार्थियों, अभिसमयों का पालन के कारण या अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। अब देखो जब हम ये समझते हैं कि भाई ये जो अभिसमय है ये कोई कानून नहीं है, इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, फिर भी लोग अभिसमयों का पालन करते हैं। तो अभिसमयों का पालन लोग क्यों करते हैं, पालन करने के प्रमुख कारण कौन कौन से। इसमें देखो हम सबसे पहले है अभिसमय का उल्लंघन होने पर कानून का उल्लंघन, यानी ये जो विचार है कि यदि अभिसमय का उल्लंघन होता है तो एक तरह से कानून का उल्लंघन होता है, ऐसा मानते हैं वहाँ के लोग। यानी ब्रिटेन के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि एक तरह से अभिसमय का यदि हम उल्लंघन करते हैं, ये जो परंपराएं यदि हम इसका उल्लंघन करते हैं तो एक तरह से कानून का उल्लंघन है। इस विचार का जो प्रतिपादन है सर्वप्रथम डायस ने किया है। उनका मत है कि अभिसमय और कानून में इतना अधिक दोनों में घनिष्ठ संबंध है कि यदि अभिसमय का उल्लंघन किया गया तो अंत में स्वयं कानून का भी उल्लंघन हो जाएगा, अतः कानून के उल्लंघन से बचने के लिए अभिसमयों का पालन किया जाता है। पहली बात तो है ये, अभिसमय का उल्लंघन होने पर कानून का उल्लंघन, यानी लोग ये मानते हैं कि यदि हम अभिसमय का उल्लंघन करते हैं, यदि उनका पालन नहीं करते हैं तो एक तरह से वो किसका उल्लंघन है, वो कानून का उल्लंघन है। अतः लोग कानून के उल्लंघन से बचने के लिए अभिसमयों का पालन करते हैं। दूसरी बात है अभिसमयों के पीछे नैतिक शक्ति है। ये जो विचार है, कौन सा विचार है कि अभिसमय के पीछे नैतिक शक्ति है, इस विचार का जो प्रतिपादन है लावेल विचारक ने किया है। उसका मत है कि अभिसमयों का पालन इसलिए किया जाता है कि शासक और शासित वर्ग इन्हें एक ऐसी नैतिक संहिता के रूप में स्वीकार करता है जो कि पवित्र है और इसलिए व्यवहार में भी अनुल्लंघनीय भी है। कहने का मतलब है कि जो अभिसमय है उसके पीछे सदाचार की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, नैतिक बातें हैं, इसलिए लोग अभिसमयों का पालन करते हैं। यानी अच्छी बातों का समावेश होने के कारण लोग है वो अभिसमय का उल्लंघन करना उचित ही नहीं मानते। इसके पीछे नैतिक शक्ति होने के कारण लोग है वो अभिसमयों का पालन करते हैं। तीसरा विद्यार्थियों, अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति है, यानी कानून और परंपरा की तुलना में अभिसमयों के पालन का जो मुख्य कारण है वो है अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति का मौजूद होना। अभिसमय के उल्लंघन का अर्थ है कानून से टकराव है, और इस अनुभूति की तुलना में अभिसमयों के समर्थन का आधार इससे अधिक और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति है, कहने का मतलब है कि जो ब्रिटेन के जो लोग हैं, जो प्रजा है, वो सारी जनता इस तरह से जो अभिसमय है उनके पीछे उनकी धारणा ऐसी बन गई है कि वो पूरी जो जनता है वो अभिसमयों का जो पालन है वो अपनी इच्छा से करती है। सारे लोग हैं वो इनको अभिसमयों को मानती है, उनमें विश्वास करती है। तो कहने का मतलब है कि अभिसमयों के पीछे जनमत की शक्ति है, यानी जनता की इच्छा है, जनता सहर्ष मन से उसको स्वीकार करती है, इसलिए भी अभिसमयों का लोग पालन करते हैं। फिर है देखो प्रमुख राजनीतिक दलों की सहमति, यानी अभिसमयों का पालन करने के पीछे एक दो जाना वो ये भी है कि जो ब्रिटेन के अंदर के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनकी भी सहमति है। यानी
जो प्रसिद्ध विचारक है लॉस्की का मत है कि अभिसमयों के पालन का एक प्रमुख कारण यह है कि उनके बारे में अनुदार दल है और मजदूर दल है। ये जो ब्रिटेन में जो दो प्रमुख दल हैं, वैसे तो 6-7 दल हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो दबदबा है वो दो दल ही हैं, अनुदार दल और मजदूर दल। ये दोनों जो दल हैं वो राजनीतिक दलों की आपसी सहमति, यानी जो राजनीतिक पार्टियां ब्रिटेन में वो भी ये चाहती है कि भाई जो अभिसमय है उनको मान्यता समाज में मिलनी चाहिए। तो जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी ये सहमति है कि जो अभिसमय लोग उनका पालन करें, इनको समाज में मान्यता प्राप्त हो। अगला है ब्रिटिश जाति का रूढ़िवादी स्वभाव और मनोविज्ञान का तत्व, यानी ब्रिटेन में अभिसमयों की पालना के बारे में एक मत ये भी है कि ब्रिटिश जनता अपने स्वभाव से रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी का मतलब क्या है, यानी ऐसी बातें जिनका लोग आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका पालन करें, वो होती है रूढ़िवादी व्यवस्था। तो ब्रिटिश जनता अपने स्वभाव से रूढ़िवादी है और इसलिए राजनीति के क्षेत्र में मौजूद प्राचीन जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, अभिसमय है, उनको पवित्र मानती है, उनको आदरणीय मानती है और उनका अनुकरण करने में वो राष्ट्रीय गौरव का अनुभव करती है। तो ये एक जो ब्रिटिश जाति है, जो ब्रिटेन के जो लोग हैं, उनकी ये एक ऐसी सोच है। क्या सोच है कि वो जो प्राचीन प्रथाएं परंपराएं हैं, अभिसमय, उनको पवित्र मानती है, उनको आदरणीय मानती है और उनका अनुसरण करके वो राष्ट्रीय गौरव का अनुभव करती है। तो जब तक लोगों की किसी देश के अंतर्गत सोच होती है, वहाँ पर जो व्यवहार है वो भी वैसा ही होता है। तो अभिसमय का पालन क्यों किया जाता है, इसके पीछे ये प्रमुख कारण है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको विद्यार्थियों समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों के उदाहरण, यानी हमें ब्रिटिश संविधान में जो अभिसमय वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो देखो, एक तो है सम्राट संबंधी अभिसमय, यानी सम्राट के संबंध में जो अभिसमय है वो हमें किस रूप में देखने को मिलता है। तो देखो, पहली बात तो है राजा सदैव मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। अब देखो, ब्रिटेन में राजा है वो मंत्रियों के परामर्श के अनुसार काम करेगा, ये कहीं भी लिखित नहीं है, कहीं भी लिखित में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये प्राचीन समय से ये एक परंपरा चली आ रही है। लोगों की ये सोच है, प्रथा है, परंपरा है कि राजा है उसको मंत्रियों के परामर्श के अनुसार ये काम करना चाहिए। तो लिखित में नहीं है, लेकिन फिर भी राजा है वो ऐसा काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये है कि अभिसमय। दूसरी बात, सम्राट के संबंध में बिलों पर राजा के हस्ताक्षर अनिवार्य है, यानी जो भी वहाँ की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके द्वारा जो भी कानून बनते हैं, यानी वो कानून कब तक मान्य नहीं है, जब तक राजा उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं कर दे। तो बिलों के ऊपर राजा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, ये एक प्रथा है, ये कोई परंपरा, या हम कह सकते हैं ये कि अभिसमय। तीसरी बात है, कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को राजा प्रधानमंत्री बनाने के लिए निमंत्रण देगा। कॉमन सभा, यानी कॉमन सभा में जो बहुमत दल का जो नेता है, राजा है, उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। कहीं भी लिखित में नहीं है, ये केवल वहाँ पर एक अभिसमय के रूप में ये प्रथा चली आ रही है। राजा मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेगा और राजा मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही काम करेगा। फिर पांचवा है, राजा द्वारा वर्ष में एक बार संसद का सत्र अवश्य ही आमंत्रित किया जाता है। और छठा है, संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक राजा द्वारा भी अवश्य स्वीकृत किया जाता है। ये है, देखो इसमें 6 प्रमुख बातें किसके संबंध में, सम्राट संबंधी अभिसमय, यानी सम्राट के संबंध में ये प्रमुख बातें जो ऊपर दी गई हैं, ये जो लिखी गई हैं, इसका मतलब ये है कि सम्राट के संबंध में ये ऐसी परंपराएं या जो अभिसमय के रूप में मौजूद हैं, यानी ये ऐसी बातें हैं जो कहीं लिखित में नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो सम्राट है वो इन बातों को मानने के लिए मतलब एक तरह से बाध्य है, वो सहर्ष इन बातों को मानता है, वो काम करता है। तो ये क्या है, ये अभिसमय, कहीं भी इनका लिखित में हमें कहीं भी इसका कोई संविधान में नहीं मिलता है। तो ये तो है सम्राट संबंधी अभिसमय। एक बार और देख लेते हैं कि राजा सदैव मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, बिलों पर राजा के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं, कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को राजा प्रधानमंत्री बनाने के लिए निमंत्रण देगा, राजा मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेगा, राजा मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है, राजा द्वारा वर्ष में एक बार संसद का सत्र अवश्य आमंत्रित किया जाता है, संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक राजा द्वारा भी अवश्य स्वीकृत किया जाता है। यानी ये तो क्या, सम्राट के संबंध में अभिसमय, ऐसी परंपराएं जो लिखित में नहीं है, लेकिन फिर भी राजा इन सारी बातों को सहज स्वीकार करता है, सारी बातों को सहज मानता है।
तो ये था सम्राट के संबंध में अभिसमय। उसके बाद में आता है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। अब देखो मंत्रिमंडल से संबंधित क्या प्रमुख है अभिसमय। पहला है मंत्रिमंडल के सभी सदस्य आवश्यक रूप से संसद के सदस्य भी होते हैं, यानी मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे आवश्यक रूप से संसद के सदस्य भी होते हैं। ये है धारणा प्रमुख। दूसरी है मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नेतृत्व में एक इकाई के रूप में कार्य करता है, यानी ये नहीं कि भाई मंत्रिमंडल अलग है प्रधानमंत्री अलग है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक इकाई के रूप में काम करता है। तीसरा है यदि लोक सदन में मंत्रिमंडल कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करे किंतु उसे स्वीकृत न करा सके तो उसकी हार मानी जाती है और उसको त्यागपत्र देना होता है। प्रधानमंत्री को लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी भाई जो लोक सदन है, संसद का जो एक प्रमुख सदन है ब्रिटेन में लोक सदन है, उसका सदस्य प्रधानमंत्री को होना चाहिए, यानी ये कोई लिखित में नहीं है, धारणा है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही तथा निर्णय को गोपनीय रखा जाता है। अब देखो ये 5 प्रमुख बातें हैं मंत्रिमंडल से संबंधित जो कहीं भी लिखित में नहीं है, और एक अभिसमय के रूप में है, केवल प्रथा के रूप में है, एक परंपरा के रूप में है, फिर भी लोग इनको मानते हैं, इनका पालन करते हैं, इनको अस्वीकार करने का काम नहीं कर सकते। तो ये तो है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय। तीसरा आता है संसद संबंधी अभिसमय, यानी संसद से संबंधित प्रमुख अभिसमय कौन कौन से हैं। यानी वर्ष में एक बार संसद का सत्र है वो जरूर बुलाया जाता है। ये परंपरा है, एक प्रथा है, एक अभिसमय है कि वर्ष में कम से कम एक बार संसद का सत्र जरूर बुलाया जाए। प्रत्येक सदन में किसी भी विधेयक के 3 वाचन जरूर किए जाते हैं, तभी वह विधेयक पारित किया जा सकता है, अन्यथा वो पारित नहीं हो सकता। लॉर्ड सभा जब अपील के रूप में न्यायालय के रूप में बैठती है तो उनकी कार्यवाही में केवल कानूनी लॉर्ड ही भाग लेते हैं, यानी ये भी एक परंपरा है कि लॉर्ड सभा जब अपील के रूप में न्यायालय के रूप में बैठती है तो उनकी कार्यवाही में केवल कानूनी लॉर्ड ही भाग लेते हैं। कहीं भी ये लिखित में नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऐसा ही होता है, ये एक परंपरा सी बन गई है। लोक सदन का अध्यक्ष निर्दलीय व्यक्ति होता है और उसका निर्वाचन भी निर्विरोध ही होता है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिमंडल वो कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कॉमन सभा को राजा द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह से भंग किया जा सकता है, यानी कॉमन सभा है उसको राजा द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह से भंग किया जा सकता है। कॉमन सभा भंग कौन कर सकता है? मंत्रिमंडल की सलाह से राजा कर सकता है, राजा ऐसे मनमर्जी नहीं कर सकता, मंत्रिमंडल की सलाह से ही कर सकता है। तो देखो अब संसद के संबंध में ये 6 प्रमुख ऐसी बातें हैं जो वहाँ पर एक अभिसमय के रूप में मौजूद हैं, कहीं भी लिखित नहीं है, लेकिन फिर भी इनका पालन है वो ऐसे ही होता है, एक परंपरा सी बन गई। अब आगे आता है विद्यार्थियों ब्रिटिश संविधान में अभिसमय का महत्व, यानी ये जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत अभिसमय है इनका उपयोग क्या है, इनका महत्व क्या है। सबसे पहले आता है संविधान के विकास में सहायक, संविधान के विकास में सहायक। तो ब्रिटिश संविधान है वो अपने प्रारंभ से एक लंबे समय तक मुख्यतः राजतंत्रीय शासन प्रणाली वाला संविधान था। प्रारंभ में तो ये बात थी कि जो ब्रिटेन है वो एक राजतंत्र शासन प्रणाली वाला संविधान था, किंतु संवैधानिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया ने वहाँ राजपद के अस्तित्व को बनाए रखने के बावजूद संपूर्ण संविधान को लोकतांत्रिक प्रकृति का बना दिया। यानी प्रारंभ में तो राजतंत्र शासन प्रणाली थी, लेकिन अब वर्तमान में धीरे धीरे जैसे जैसे क्रमिक विकास हुआ, क्रमिक विकास के कारण राजा का पद तो बना रहा, लेकिन जो संपूर्ण संविधान है उसको कैसा बना दिया? लोकतांत्रिक प्रकृति का बना दिया। और इसलिए जो ब्रिटिश संविधान को मुकुटधारी लोकतंत्र भी कहा जाता है। वस्तुतः इस आश्चर्यजनक आधारभूत परिवर्तन के पीछे जो अभिसमय है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि संविधान के अंतर्गत जिस तरह से विकास हुआ है, विकास किस तरह से हुआ है कि पहले संविधान के अंतर्गत राजतंत्र शासन प्रणाली थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत संविधान का क्रमिक धीरे धीरे विकास हुआ और वहाँ पर राजा का पद भी बना रहा, और जो संपूर्ण संविधान है वो लोकतांत्रिक उसको रूप दे दिया गया, लोकतांत्रिक ढांचा है के रूप में वो बदल गया। तो यह जो आश्चर्यजनक जो परिवर्तन है, जो आधारभूत परिवर्तन है, इसके पीछे अभिसमयों का हाथ माना जाता है। दूसरा है ब्रिटेन के संविधान के क्रियान्वयन में सहायक, यानी जो ब्रिटिश संविधान है उसके क्रियान्वयन उसके कार्य करने में भी जो अभिसमय इनकी भूमिका है। ब्रिटिश संविधान के कुशल संचालन और क्रियान्वयन में अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश संविधान में प्रभुसत्ता के 2 विपरीत सिद्धांत दिख पड़ते हैं और इन विपरीत सिद्धांतों के बीच उचित संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए संविधान में कहीं कोई लिखित व्यवस्था भी नहीं है।
ब्रिटिश संविधान की इस आधारभूत कमी का अंत अभिसमयों ने किया है। यानी इसने क्या किया है, अभिसमयों ने कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु के बीच सामंजस्य स्थापित करके जो ब्रिटिश संविधान है उसको क्रियान्वयन करने में, यानी उसको कार्य करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का रोल अदा किया है। जैसे अपन कह सकते हैं कि राजा है वो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही काम, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि राजा वो मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। संसद द्वारा स्वीकृत विधेयक को राजा भी अपनी स्वीकृति अवश्य देता है। राजा लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये कहीं लिखी हुई है क्या? ये कहीं भी लिखी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी ये ब्रिटिश संविधान की जो क्रियान्वयन है, कार्य प्रणाली है, उसके अंतर्गत ये अभिसमय वो महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा करते हैं। तो कहने का मतलब कि ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में भी अभिसमय इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कहीं भी लिखित में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो परंपराओं के अनुसार वहाँ पर चले आ रहे हैं और जो वास्तव में सही भी हैं, जो एक लोकतंत्र को रूप देते हैं। तीसरा है विद्यार्थियों, शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम बनाने में सहयोग। यानी जो अभिसमय है, इन्होंने शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करने में सहयोग दिया है। इन्होंने न केवल ब्रिटिश संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री आदि की संस्थाओं को उत्पन्न किया है। यानी ये जो ब्रिटिश संसद है, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये कहीं को लिखित में नहीं है, ये अभिसमयों की देन है। तो न केवल इनको उत्पन्न किया है, अपितु इनके कुशलतम संचालन के लिए अलिखित नियमों को भी बनाया है। जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में या ब्रिटेन की संसद में किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने के लिए विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए और लॉर्ड सभा के जो न्यायिक कार्यों में केवल कानूनी लॉर्ड ही भाग ले सकते हैं। लोक सदन का जो अध्यक्ष है वो निर्दलीय व्यक्ति होता है और उसका जो चुनाव वो भी निर्विरोध होता है। यानी ये सारी बातें क्या है, ये सारी बातें अलिखित में है, अभिसमय के उदाहरण है, लेकिन ये सारी क्या हैं, अच्छी बातें हैं। तो कहने का मतलब है कि शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने में अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला आता है अल्पमत के अधिकारों की सुरक्षा। यानी अल्पमत के जो अल्पमत है, वहाँ पर जो संख्या में जो कम लोग हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने में भी जो अभिसमय है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। या हम कह सकते हैं कि असल में ब्रिटेन में जनता का जो शासन है बहुमत का शासन है। इंग्लैंड की परंपराएं हैं कि शासन अल्पमत का सम्मान करता है, इसलिए वहाँ बहुमत और अल्पमत में संघर्ष की स्थिति कभी पैदा ही नहीं होती। अभिसमय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटेन में जनता का शासन बहुमत का शासन है, इंग्लैंड की परंपराएं हैं, शासन अल्पमत का सम्मान करता है। ये नहीं कि भाई जो अल्पसंख्यक है, अल्पमत है, वहाँ का उनकी कोई कदर नहीं है, यानी उनका भी सम्मान किया जाता है। ये एक परंपरा बन गई है, एक उनकी मान्यता है। संविधान को कार्य रूप प्रदान करना। तो परंपराएं न सिर्फ संविधान के विकास में साक्षी हुई है, अपितु उसे कार्य रूप भी प्रदान करती है। ब्रिटेन में सम्राट कानूनी संप्रभु है और मंत्रिमंडल, संसद व अन्य में जनता राजनीतिक संप्रभु है। ऐसी स्थिति में विशुद्ध कानूनी दृष्टिकोण अपनाने पर शासक के विभिन्न पक्षों में मतभेद पैदा हो जाएगा। अतः एक परंपरा है कि सम्राट मंत्रिमंडल की सलाह को मानता है और इस परंपरा की वजह से ही कानूनी संप्रभु और राजनीतिक संप्रभु में सामंजस्य बना हुआ है। तो ये है विद्यार्थियों ब्रिटेन में अभिसमयों का महत्व। तो आज की क्लास में हमने अभिसमय का अर्थ, अभिसमय की विशेषताएं, अभिसमय और कानून में अंतर और अभिसमयों के प्रमुख उदाहरण, अभिसमयों का महत्व, इन सारी बातों का हमने आज क्लास के अंतर्गत अध्ययन किया और ये जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आज की क्लास में यह पढ़ाया गया चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।